Hello everyone. I am Colonel R.V. Rolania, practicing advocate, presently based out of Gurgaon. 2020 से जून 2020 से जब से ये तीनों कृषि कानून लागू हुए हैं उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत लोग विरोध में भी हैं, एक पक्ष इनको फेवर भी करता है। आज कानून को सरल भाषा में समझने के लिए केवल एक कानून के ऊपर मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, जो कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन ब्रैकेट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बेसिकली किसानों और ट्रेडर के बीच में खरीद फरोख्त का कानून है। किन किन परिभाषा में होगा, क्योंकि इसके रूल्स भी आ गए हैं। अब ये कानून अपने आप में कंप्लीट है। दो रूल्स आर येट टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। इस कानून के पक्ष में मोटा बोला जा रहा है कि किसानों के हक में होगा, क्योंकि किसानों को उनकी फसल का ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो किस कारण से मिलेगा, इसके पक्ष में बोला जा रहा है कि बीच में बिचौलिया खत्म कर देंगे, मिडलमैन खत्म कर देंगे या आड़तीय खत्म कर देंगे, तो किसान को डायरेक्ट पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, सप्लाई चेन छोटी हो जाएगी। इस पक्ष का तर्क समझने के लिए सबसे पहले कानून का जो प्रियम्बल है उसको देख लेते हैं, उसमें ये धारणा बनती है या नहीं। तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट फ्रॉम द लॉ। प्रियम्बल है जो इसका, एन एक्ट टू प्रोवाइड for creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce, and continue further. If you have noticed, कानून की आत्मा के अंदर में ये दर्शाया गया है कि किसानों और ट्रेडर्स के फायदे के लिए आप ट्रेडर्स को ट्रेडर के नाम से बोल दीजिए, आप ट्रेडर्स को आड़ती के नाम से बोल दीजिए, आप ट्रेडर्स को बिचौलिए के नाम से बोल दीजिए। जो पक्ष में बोला जा रहा है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। अब ट्रेडर्स की परिभाषा देखिए क्या बोलते हैं। ट्रेडर्स किसको बोलेंगे? ट्रेडर वो व्यक्ति है, इसका सेक्शन 2(n) पढ़ के बता रहा हूं मैं। ट्रेडर मीन्स ए पर्सन हु बाइज फार्मर्स प्रोड्यूस, किसान से वो प्रोड्यूस खरीद रहा है, बाय वे ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और इंट्रास्टेट ट्रेड और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, ईदर फॉर सेल्फ यूज और ऑन बिहाफ ऑफ वन और मोर पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ होलसेल ट्रेड, retail, end use, value addition, processing, manufacturing, export, consumption, or for such other purpose. It implies there is a middleman who is interface between farmer and other entities as listed in section 2 para n. So it is a fallacy that trader or the middleman is being reduced. Nomenclature is being changed. That is the only difference. Then another section of population is saying it will ease out disputes. It lays down easy mechanism for settlement of dispute. So let's see what does this mean. Disputes किसके बीच में हो सकते हैं और कैसे समाधान होगा। आम तौर पर बोला जाता है कि SDM is the first point of resolution of dispute. I'll just read out. यहाँ पर भी गलत व्याख्या करी जा रही है कानून की। अब जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो चेयरपर्सन है, who is this chairperson? I am reading out section 8 subsection 3.
The chairperson shall be an officer serving under the supervision and control of subdivisional magistrate. He is not the magistrate. He is not the subdivisional magistrate. He is an officer subordinate to subdivisional magistrate, and he will be the one who will be appointed as chairperson. Now, who are the people directly under subdivisional magistrate? He can be a peon, chapadasi. He can be a patwari. He can be kanungo. He can be tehsildar. These are the people under the subdivisional magistrate. These are the people, those who will be given responsibility of resolving dispute. So one this fallacy that SDM will resolve and it will be an easy mechanism for grievance redressal is wrong connotation of law, wrong projection of law. Correct is what I have read as given in the law. Nothing is added, nothing is subtracted from there. Now look at the scenario. किसान ने अपनी फसल बोई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बेचने का सौदा हो गया इस कानून के हिसाब से. Now there is a dispute towards the fag end when the crop is about to mature. टमाटर की फसल हो गई, बेच काटने का टाइम आ गया, 10 दिन रह गए काटने के लिए, and now there is a dispute. What is the solution? अब उस डिस्प्यूट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जाएंगे. फसल का क्या होगा? किसान काट सकता है उसको, नहीं काट सकता उसको, ट्रेडर खरीद सकता है उसको, अपने खर्चे से कटा सकता है उसको. देयर इज नथिंग, देयर इज नो विस्पर ऑफ एनी ऑफ द मैकेनिक्स हाउ टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन. अगर काटी नहीं गई उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी. अगर ट्रेडर ने काट ली किसान को नुकसान होगा. अब होगा क्या इस सिचुएशन में? ओके, आई टेक यू बैक टू द हिस्ट्री. 1836 के अंदर में there was a very infamous, that was in fact first law of contract forming 1836 में, which is called the Bengal Indigo Contract Act 1836. that was Act 10 of 1836. उसके रूल्स में भी ये प्रावधान था कि in case of dispute at the maturity of the crop, the sale proceeds of that crop will be deposited with the jurisdictional magistrate. फसल काटी जाएगी, उसका पैसा लिया जाएगा, लेकिन जब तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होता तब तक वो मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहेगा और जो भी मुकदमा जीतेगा उसको दे दिया जाएगा. उसके बाद भी रिवोल्ट हुआ. इसमें तो कुछ है भी नहीं. देयर इज नो मैकेनिक्स, नीदर इन द रूल्स नॉर इन द लॉ. नाउ थर्ड मेजर एस्पेक्ट, लेट्स सी द कानून के अंदर में किसके प्रति हम मुकदमा कर सकते हैं, किसके प्रति नहीं कर सकते हैं. इन सेक्शन 2 इन डेफिनेशंस देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पर्सन. 2H, section 2H. Person includes an individual, a partnership firm, a company, a limited liability company, a cooperative society, a society, or any association or body of persons duly incorporated or recognized as a group under an ongoing programs of central government or the state government. That is the definition of persons. Now let's see इनके हम किसके खिलाफ में मुकदमा कर सकते हैं. इन केस आई हैव बीन रॉन्ग, किसान को अगर कोई नुकसान हुआ तो उनके खिलाफ में मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. नाउ आई एम रीडिंग सेक्शन 13 which is miscellaneous in chapter 5. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or the state government or any officer of the central government or the state government or any other person. I have just defined what is the person. Law defines what is the person. In respect of anything
which is done in the good faith or intended to be done in the good faith. Now, look at this. If you intend filing, if I feel I have been wronged by someone, I intend filing a suit against a person. I cannot file. Even if I file, this law has given him a very, very broad spectrum defense of good faith. Moment he claims a good faith, no suit lies. I can do nothing. Now, this terminology of good faith, we are expecting an officer below the rank of the subdivisional magistrate will adjudicate. He will decide good faith. If I am not wrong, it has taken constitutional bench of Honorable Supreme Court of India to define what is good faith. That was in the case of some military officers who were tried by the court martial. They have taken a plea that their actions fall under the definition of good faith. It is a case in which CBI was a respondent, in which Honorable Supreme Court has decided what is the good faith. Now it has taken a judicial mind at that level and these many judges to decide what is good faith. We are expecting an officer below subdivisional magistrate to decide what is the good faith. On these three parameters only, it makes us sit up and think what is the fundamental flaw with this law. Fundamental flaw. It cannot be corrected by modifications or corrections or alterations or introduction of a new chapter in this. Only right way of doing it, to scrap them, sit with people who does not want that किसान को आमदनी नहीं होनी चाहिए. Government is saying आमदनी होनी चाहिए, double income होनी चाहिए, and there is a full-fledged committee, Farmers Double Income Committee, which is working. Everyone wants it, but this is the right way of not doing the thing the right way. बाकी का बहुत कुछ बोल दिया गया यूट्यूब पर, वीडियो पे, सोशल मीडिया पे, ऑन प्रेस डिबेट्स एंड ऑन मीडिया डिबेट्स. I will close at this. About the second law and the MSP, we will discuss sometime later. What has happened, what incited the violence, which is most deplorable, must be condemned, never to be supported. On those issues, we will talk sometime later. Thank you.